हेलो मेरे दोस्तों लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो 12th का एग्जाम बहुत ही करीब है, तो चलिए एग्जाम को नज़र में रखते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रश्न कर लेते हैं। गैर व्यापारिक संस्था जो फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले हम लोग उसी का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या दिया हुआ है, तो एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। एक क्लब के द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है, यानी कि लाइफ मेंबर्स फी। लाइफ मेंबर्स फी एक क्लब है, उसके द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। एक क्लब है और उसके द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। तो क्या है भाई, तो ए में दिया हुआ है आयगत प्राप्ति, बी में है पूंजीगत प्राप्ति, सी में है ए तथा बी दोनों, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हमें सोचना है कि आजीवन सदस्यता शुल्क यानी कि इसकी प्रवृत्ति बार बार होने की नहीं है। ऐसा प्राप्ति बार बार होगा नहीं, और जो बार बार नहीं होगा क्या होगा भाई, तो पूंजीगत प्राप्ति होगा। इसका आंसर क्या हुआ, पूंजीगत प्राप्ति। इसको ध्यान में कर लेंगे, पूंजीगत प्राप्ति। अब देखेंगे 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। यदि प्रश्न में स्पष्ट प्रवेश शुल्क यानी कि एंट्रेंस फी, तो प्रश्न में जब यह क्लियर न किया हो कि प्रवेश शुल्क आयगत प्राप्ति है या पूंजीगत प्राप्ति है, तो इसको हमेशा आयगत प्राप्ति ही माना जाता है। क्या माना जाता है, आयगत प्राप्ति माना जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं 3 नंबर प्रश्न में। क्या दिया हुआ है, बकाया चंदा है। तो बकाया चंदा क्या हुआ भाई, इनकम हुआ। और इनकम पर बकाया हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि इनकम पर बकाया हमेशा क्या होता है, संपत्ति होता है। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं एक बार फिर से। बकाया चंदा है, क्या है भाई, आय है, संपत्ति है, दायित्व है, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि बकाया चंदा, इनकम पर बकाया क्या होता है भाई, तो इनकम पर बकाया संपत्ति होता है। तो मेरा आंसर क्या होगा, बी यानी कि संपत्ति। मेरा आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पुराने अखबारों की बिक्री है। पुराने अखबारों की बिक्री क्या है भाई, पूंजीगत प्राप्ति है, आयगत प्राप्ति है, संपत्ति है या लाभ है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ऐसा आमदनी जो बार बार होने वाला हो, आयगत प्रकृति की होती है। तो यहां हम ऑप्शन में देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति और लाभ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि आयगत प्राप्ति। क्योंकि पुराने अखबारों को बेचेंगे तो उससे जो आमदनी होगा उससे कोई संपत्ति खड़ा नहीं होगा, उसका फायदा हमें साल भर से ज्यादा नहीं मिलेगा। चलिए 5 को देखते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है, यानी कि प्राइज फंड से संबंधित जो भी व्यय हो या आय हो उसे कहां दिखाते हैं भाई, तो हम जानते हैं कि आय व्यय, एक गैर व्यापारिक संस्था में जितना भी आय होता है या व्यय होता है तो उसे हम लोग आय व्यय खाते के अंतर्गत दिखाते हैं, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत दिखाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। पुरस्कार कोष यानी कि प्राइज फंड, तो पुरस्कार कोष से संबंधित आय व्यय को कहां दिखाया जाता है, तो आय व्यय खाते में। ऑप्शन देखते हैं, ए में दिया हुआ है आय व्यय खाते में, बी में दिया हुआ है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, सी में दिया हुआ है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, और डी में दिया है रोकड़ खाता में। लेकिन हम जानते हैं कि आय एवं व्यय को आय व्यय खाते में ही दिखाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ए यानी कि आय व्यय खाते में। अगला प्रश्न है 6 नंबर। क्या दिया हुआ है, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है। क्या है भाई, तो ए में ऑप्शन दिया है कि पूंजीगत प्राप्ति है या आयगत प्राप्ति है, या सी में दिया हुआ है दोनों है, या डी में दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन 1 में देखे हैं कि प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क क्या होता है भाई,
तो क्या होता है, आजीवन सदस्यता शुल्क, यानी कि एक बार शुल्क लेने के बाद दोबारा फिर नहीं लेना है। तो चलिए अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। इसमें क्या दिया हुआ है, आय व्यय खाता में, आय व्यय खाता यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर में लेखा के लेन देन दर्ज करने के लिए किस प्रकृति के मद को दिखाते हैं, आइटम को दिखाते हैं। तो ए में दिया हुआ है केवल पूंजीगत प्रकृति, बी में दिया हुआ है केवल आगत प्रकृति, और सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि आय व्यय खाता जो है नॉमिनल अकाउंट है, और इसमें केवल और केवल आयगत प्रकृति के मद को दिखाया जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी, यानी केवल आयगत प्रकृति के। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, वसीयत, इसको रिक्न भी कहा जाता है, यानी कि वसीयत को माना जाना चाहिए। वसीयत को क्या माना जाना चाहिए, देता, आगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि वसीयत बार बार नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता है, और कभी कभी प्राप्त होने वाला मद जो होता है पूंजीगत प्रकृति के होता है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देता, आगत प्रकृति, पूंजीगत प्रकृति, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि पूंजीगत प्रकृति। तो चलिए अब 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि सचिव को मानदेय का भुगतान है, सचिव को मानदेय का भुगतान है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि पूंजीगत व्यय या आयगत व्यय या नकद व्यय या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सचिव का मानदेय का भुगतान है, यानी कि महीने महीने उसका मानदेय देना है। तो हर महीने खर्च हो रहा है संस्था का, तो हर महीने खर्च हो रहा है, यानी कि जो खर्चा बार बार हो, कौन सा व्यय होगा भाई, तो आयगत व्यय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आयगत व्यय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 10 देखते हैं। 10 में क्या दिया हुआ है, विशिष्ट दान है। विशिष्ट दान क्या है, यानी कि स्पेशल डोनेशन क्या है भाई, तो पूंजीगत प्राप्ति है या आगत प्राप्ति है या संपत्ति है या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि पूंजीगत प्राप्तियां हम उसे कहते हैं जो किसी स्पेशल कार्य के लिए मिलता है, स्पेशल काम के लिए मिलता है। तो विशिष्ट दान जो है क्या होगा, पूंजीगत प्राप्ति होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, पूंजीगत प्राप्ति, स्पेशल डोनेशन यानी कि विशिष्ट दान क्या है भाई, तो पूंजीगत प्राप्ति है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है क्या है भाई, आय एवं व्यय खाता है या आर्थिक चिट्ठा है या रोकड़ बही है या इनमें से कोई नहीं है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है रोकड़ के आधार पर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी, यानी कि रोकड़ बही हो जाएगा इसका सारांश। 12 में क्या दिया हुआ है, एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को माना जाता है, यानी कि एंट्रेंस फी को माना जाता है। क्या माना जाता है, आयगत प्राप्ति या पूंजीगत प्राप्ति या आयगत व्यय या इनमें से कोई नहीं। तो एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को माना जाता है, प्राप्त करेंगे तो व्यय तो होगा नहीं। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी खत्म हो चुका है। अब प्रवेश शुल्क यानी कि जब बार बार कोई प्रवेश करेगा संस्था में या क्लब में तो वह क्या हो जाएगा, आगत प्रकृति का हो जाएगा, यानी कि आगत प्राप्ति, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न पे क्या दिया हुआ है, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। तो चंदा बार बार मिलता है या साल में एक ही बार, तो साल में एक ही बार नहीं मिलता है, चंदा जो है बार बार मिलता है, यानी कि आगत प्राप्ति हुआ। लेकिन ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पूंजीगत प्राप्ति, आगत प्राप्ति, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम समझ गए हैं कि ऐसा प्राप्ति जो बार बार हो आगत प्राप्ति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आगत प्राप्ति इसका आंसर होगा। इसको अपने ध्यान में रखिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या दिया हुआ है, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां यानी कि कैपिटल नेचर की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। तो हम बता दें कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आय व्यय खाता में,
तो व्यय की बात तो प्रश्न में है ही नहीं, तो ए होगा नहीं। बचा कौन? बी और सी। अब कहता है कि पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है स्थिति विवरण में या कि लाभ हानि खाता में। तो पूंजीगत नेचर के जो भी आइटम्स होते हैं उन्हें कहां दिखाते हैं भाई? स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हुआ। चलिए 15 में चलते हैं। क्या दिया हुआ है? आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती हैं, यानी कि रेवेन्यू नेचर के सभी आइटम दिखाए जाते हैं। कहां पे भाई? तो ऑप्शन दिया हुआ है आय व्यय खाता में, स्थिति विवरण में। तो बैलेंस शीट में तो रेवेन्यू को दिखाया नहीं जाता है, तो बी होगा नहीं। बचा ए, सी और डी। अब कह रहा है कि ए एवं बी, तो बी तो होना नहीं है, यानी कि सी भी गलत है। अब बचा क्या? आय व्यय खाता में या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि रेवेन्यू नेचर के जो भी आइटम होता है सब कहां पे जाएगा? आय व्यय खाता में जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। इसको ध्यान में रखें। चलिए 16 में चलते हैं। 16 में क्या दिया हुआ है? निम्न में से यानी कि नीचे में से, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा संगठन है जो लाभकारी है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है? तो स्कूल तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया नहीं जाता है, तो ये होगा नहीं। अस्पताल भी लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये दोनों गैर व्यापारिक संस्था हो गए। क्लब ये भी लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। तो जब ये तीनों नहीं हुआ, इसका मतलब कौन है भाई? तो साझेदारी फर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, साझेदारी फर्म। चलिए अब 17 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। जो संस्था लाभ नहीं कमाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए में ऑप्शन दिया हुआ है लाभ कमाना, बी में समाज की सेवा करना और सी में लाभ हानि खाता तैयार करना। तो प्रश्न क्या है? लाभ न कमाने वाली संस्था, और ऑप्शन में क्या है? लाभ कमाना, यानी कि ये मेरा गलत है, ये होगा नहीं। फिर यहां पे लाभ हानि की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो संस्था लाभ नहीं कमाती है उसका उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं, यानी गैर व्यापारिक संस्था में लेन देन तो नकद भी होता है, उधार भी होता है, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है? अधिकांश लेन देन, मतलब अधिकतर लेन देन कौन सा होता है भाई? तो नकद ए में दिया हुआ है, बी में है उधार, सी में नकद एवं उधार दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश लेन देन जो होता है गैर व्यापारिक संस्था में वो होता है नकद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हुआ सही। चलिए 19 में आते हैं। निम्न में से कौन आय नहीं है? कौन आय नहीं है एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए? तो चंदा यदि संस्था में आता है तो वह क्या है भाई? आय है। दान भी आता है तो वह आय है। टिकट की बिक्री हो, इससे भी आय है, यानी कि ये तीनों आय है। और प्रश्न कह रहा है कि कौन आय नहीं है? तो कौन होगा भाई? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, यानी कि एंडोमेंट निधि। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर यानी कि लायबिलिटीज पर परिसंपत्तियों के यानी कि एसेट्स के अधिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, पहले ऑप्शन को देख लेंगे। ए में दिया हुआ है पूंजी निधि, बी में पूंजी, सी में लाभ और डी में शुद्ध लाभ। तो जब लायबिलिटीज से अधिक एसेट्स हो जाए तो उस अधिक को पूंजी निधि यानी कि कैपिटल फंड कहा जाता है। तो चलिए पूंजी निधि देखते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि पूंजी निधि। तो दोस्तों एग्जाम का समय बचा हुआ नहीं है और ये एक ऑब्जेक्टिव ही है जो आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है। तो यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर
यानी कि अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर हैं सबका बारीकी से ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो बचे हुए ऑब्जेक्टिव है वो अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।